Pushing forward! Watch for the tanks! आपका दूसरी चैनल पे आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 5 द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लें। हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 कवर कर चुके हैं। चैप्टर 4 में हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध देखा था, उसके कारण देखे थे, उसके परिणाम देखे थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों ने दिया है। तो चलिए द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में पढ़े थे कि लास्ट में जब ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो 1919 में, मतलब 1919 में एक समझौता होता है जिसे वार्सराय के समझौता बोलते हैं, जो जर्मनी के ऊपर एक अपमानजनक संधि थी, जिसमें बहुत सारे उस पर कर, जितना भी युद्ध का जो भी खर्च वगैरह हुआ था सब उसी को भरपाई करने के लिए दे दिया गया था, प्लस उस पर बहुत सारे लगा दिए गए थे संधि। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि ये द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म वहीं से हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे आज के इस स्लाइड में, हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे कि युद्ध के आधार और शक्तियाँ। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि हाँ दिख रहा है, यस करके आप मैसेज कीजिएगा। देखिए, तो हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में क्या देखे थे। प्रथम विश्व युद्ध में हम लोगों ने चर्चा किया था कि मित्र राष्ट्र कौन थे। तो मित्र राष्ट्र में ये थे ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस। और धुरी राष्ट्र में कौन थे, तो जर्मनी और जापान। ठीक है। और इसी बीच में रसिया क्या हुआ था, तो रसिया बाहर हो गया था 1917 में। और इन कौन किया था, तो अमेरिका इन कर गया था। और इसी प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का बोलबाला यूरोप में, पूरे यूरोप में और उस साइड में आ गया था। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। युद्ध के कारण था वार्सराय की अपमानजनक संधि जो 1999 में हुआ था, मतलब 1919 में हुआ था। उसके बाद हिटलर का उदय, राष्ट्रसंघ की विफलता। तत्कालीन कारण जो था इस युद्ध का वो था 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किया गया आक्रमण। जैसे प्रथम इस युद्ध का तत्कालीन कारण अगर पूछा जाए तो सिरोजेवा हत्याकांड था, ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार का जो तत्कालिक कारण था वो था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किया गया आक्रमण। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि युद्ध का निर्णायक मोड़ क्या हुआ। सारे डिटेल हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। 1941 में कैसे पर्ल हार्बर पर हमला किया गया, 1948 में कैसे हिरोशिमा पे परमाणु बम डाला गया अमेरिका के द्वारा, भारी धन की हानि हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना यूएन की हुई थी, यूनाइटेड नेशन की। शीत गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी और औपनिवेशिक युग का लगभग यहाँ से समाप्ति का दौर शुरुआत हो गया था। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ये द्वितीय विश्व युद्ध के का टाइम फ्रेम टेन्योर तो 1939 से लेकर 1945 तक है। और ये वैश्विक संघर्ष का एक ऐतिहासिक विश्लेषण। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो युद्ध के कारण देखेंगे। युद्ध के क्या कारण था तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। वार्सराय की अपमानजनक संधि जो 1919 में हुआ था, जर्मनी का सैन्य और आर्थिक लगभग उसको पंगु ही कर दिया गया था। राष्ट्रसंघ की विफलता, तुष्टिकरण की नीति, ये सारी डिटेल हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके तानाशाही और विस्तारवाद, कैसे नाजीवाद का उदय हुआ, कैसे फांसीवाद जो मुस्लिम था इसका उदय हुआ, कैसे इथोपिया पर कब्जा किया गया, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति कैसे आ गया था, 1929 से 30 के विश्व आर्थिक मंदी का दौर से कैसे गुजरा था इस सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। तो एक एक करके हम लोग सारे बिंदु पर चर्चा करेंगे। ये देखिए, धुरी राष्ट्र में जैसे जर्मनी, इटली और जापान हम लोगों ने चर्चा किया, और मित्र राष्ट्र में थे ब्रिटेन, यूएसए, रसिया जिसको यूएसएसआर और फ्रांस, ये सारे ग्रुप थे। तो ये देखिए तत्कालिक कारण, जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि तत्कालीन कारण क्या था सेकेंड वर्ल्ड वार का, तो पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर जो आक्रमण किया गया था, ये इसका कारण था 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। कब, जब ये 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी यानी हिटलर उस समय आ गया था, हिटलर ने जब पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया था। तो सारी डिटेल हम लोग एक एक करके देखेंगे और काफ़ी अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है। इस वीडियो को अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का हिस्ट्री का बहुत हद तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वार का कंसेप्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक सिनेमेटिक ढंग से इसको बनाया गया है और काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव किया गया है, जिससे कि आप पॉइंट को देखेंगे और आपको ये दिमाग में छप जाएगा। पॉइंट वाइज दिया गया है कि कैसे 1939 से 1940 में फोनी वार हुआ था, युद्ध का घोषणा पर वास्तविक लड़ाई नहीं हुआ था। जून 1940 में फ्रांस का पतन हुआ था, फ्रांस का आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ा था। इंग्लैंड की लड़ाई देखेंगे, बैटल ऑफ ब्रिटेन में जर्मनी के हवाई आक्रमण कैसे विफल हुआ था, सारे डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे 1941 में जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण हुआ था, 1942 में स्टालिनग्राद का कैसे युद्ध में हार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध का निर्णायक मोड़ कब हुआ, जब भयंकर सर्दी और सोवियत प्रतिरोध के कारण जर्मन सेना का ऐतिहासिक पराजय, जर्मन का पतन आरंभ हो गया था। सारे डिटेल हम लोग देखेंगे। और इसमें देखेंगे हम लोग 7 सितंबर 1941 को कैसे पर्ल हार्बर पर, जब भी हम लोग चर्चा किए थे, जो अमेरिका ने जापान के पर्ल हार्बर शहर पर कैसे बमबारी किया था परमाणु बम। वर्ल्ड में पहली बार लोगों ने देखा इतना भयंकर
परिणाम ला सकता है। जापान का एशिया में तेजी से विस्तार, मलाया, बर्मा, सिंगापुर सब में, ये सारे डिटेल हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। और ये 7 मई 1945 क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें धुरी राष्ट्रों का कैसे पतन हुआ था, इटली का आत्मसमर्पण, सोवियत सेना का बर्लिन में प्रवेश और हिटलर का आत्मसमर्पण कैसे 7 मई 1945 को हुआ था, और उसके बाद उसने कैसे सुसाइड कर लिया था। तो ये सारे डिटेल हम लोग देखेंगे। तो 1944 में जब पराजित होकर इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया, इसमें जर्मन शक्ति का आघात लगा, ठीक है, और इस जर्मनी को परास्त कर सोवियत सेना आगे बढ़ते हुए बर्लिन तक पहुंच गया। बाध्य होकर 7 मई 1945 को हिटलर ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और इसके साथ ही उसने आत्महत्या कर लिया। इतना वो दुखी हो गया था। तो देखिए काफ़ी अच्छे ढंग से सारे चीज़ को बताया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं 6 और 9 अगस्त 1945 को तो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया। जो 2 डॉट आप देख पा रहे होंगे, इसी 2 जगह है जहाँ पे उसने परमाणु बम का क्या किया था, हमला किया था। ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट, एक ये और एक ये 2 जगह पे उसने क्या किया था, अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया था। और देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे युद्ध के परिणाम, जो पूछा जाता है एग्जाम में कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो पॉइंट वाइज दिया गया। 1945 युद्ध का परिणाम है, जिसके साथ नागासाकी में जीवन तबाह हो गया। युद्ध के परिणाम में क्या क्या हुआ, सारे डिटेल, युद्ध के फल विफल और इसके आने वाला प्रभाव दुनिया पर क्या इसका असर पड़ा, सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो काफ़ी अच्छे ढंग से बताया गया है, आप लास्ट तक देखे रहिए इस पूरे वीडियो को, और देखने के बाद आपका काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगा और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। सारे पॉइंट आपको दिया गया है पॉइंट वाइज और नक्शे के साथ बताया गया है, जिससे कि आप रिकॉल कर पाए और अपने दिमाग में पिक्चर को, इमेज को बैठा पाए कि कौन सा देश हुआ था, भारत का क्या रोल इसमें था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, सारे डिटेल इसमें हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और लास्ट में एक क्विक समरी लाइन भी बनाया गया है, जैसे कि पूछा जाए, आपको एग्जाम में ये पूछता है कि पोलैंड पर आक्रमण कब हुआ था। युद्ध शुरू होने का कारण तो था पोलैंड पर आक्रमण जर्मनी द्वारा, कब हुआ था, तो 1939 को हुआ था। उसके बाद सेकेंड तो 1941 को पर्ल हार्बर पर क्या हुआ था, हमला हुआ था। 1942 को, 1944 से लेकर के 1945 तक सारे डिटेल आपको क्रम से दिया गया है, जिससे कि पॉइंट वाइज आप लिख पाएँ और इसको अच्छे से समझ पाएँ। और ये आपका हैंड रिटन, जैसा कि मैं सारे वीडियो में डालता हूँ अपना हैंड रिटन नोट्स, तो आप देख पा रहे होंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ये धुरी राष्ट्र का दिया गया डिटेल, धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, आप काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको ये दिख रहा होगा धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, और ये हमारा मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। वर्ल्ड वार को 2 पार्ट में अगर बांट दें तो जर्मनी, इटली, जापान, और एक तरफ मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत संघ, ये सारे दूसरे तरफ थे। तो ऐसे ही करके सारे डिटेल इसमें डाला गया है। आप एक एक करके आप देखिए इसमें क्या था। युद्ध का कारण जैसे हम लोगों ने बताया था कि वार्साई की संधि जो 1919 में हुई थी, उसमें क्या क्या कारण था, बहुत सारे टैक्स, बहुत सारे जो युद्ध का जितना भी क्षतिपूर्ति था सारा किसके ऊपर ला दिया गया था, तो जर्मनी के ऊपर। तो देखिए ये सारे डिटेल हम लोग देखेंगे। युद्ध का मूल कारण पार्ट 2, जर्मनी नाजीवाद, हिटलर, इटली फांसीवाद, मुसोलिन कैसे दोनों अलग हो गए थे, साम्राज्यवादी की होड़ कैसे शुरुआत हो गया था, सारा पॉइंट वाइज दिया गया है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको देख पाएँ। देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट वाइज बना करके दिया गया है। आप इसको, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इस सारे नोट्स को आप पॉज करके देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा और काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में। राष्ट्रसंघ की विफलता क्या था, तुष्टिकरण की नीति क्या थी, ये हिटलर अटैक पोलैंड पर कब किया था, ये डेट बार बार याद रखिएगा, पूछता है ये वाला डेट जो यहाँ पर नोट्स के रूप में मेंशन किया गया है। आप ये देखिए कि 1 सितंबर 1939 को कैसे हमला किया गया था, 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस ने कैसे डिक्लेयर कर दिया था जर्मनी के ऊपर। तो सारे डिटेल आपको एक एक करके दिया गया है, आप देखेंगे तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, देखने के बाद आप इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा और देख पाइएगा और रिकॉल कर पाइएगा। मतलब आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ये देखने के बाद ही आप समझ पाइएगा कि कैसे कैसे पॉइंट वाइज। और देख पा रहे होंगे सारे नोट्स को एक ऐसे ढंग से बता दिया गया, ऐसा ढंग से इसमें मेंशन किया गया है, जिसमें काफ़ी मेहनत लगा है इस नोट्स को बनाने में, जिससे कि आप को ये हिस्टोरिक के रूप में, क्रोनोलॉजिकल रूप से, क्रम से सब चीज़ को याद रख पाएँ, सबको रिकॉल कर पाएँ, देख पाएँ। तो इस वीडियो को देखिए, कंटिन्यू कीजिए आगे। और सिनेमैटिक इसमें वीडियो वगैरह लगाया गया है, इमेजेस लगाए गए हैं, हर एक घटना को एक ऐसे क्रम से बताया गया है, ऐसे जोड़ा गया है, जिससे कि एक बार आप देखिए और आपको समझ में आ जाए और आपके दिमाग में, मस्तिष्क में फिट बैठ जाए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जैसा मैंने बताया नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या कभी किसी ने सोचा है कि इतिहास का सबसे भयानक युद्ध किसी मैदान में नहीं बल्कि एक शांति समझौते की टेबल पर शुरू हुआ था? आज हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों की पूरी गहराई में जा रहे हैं ताकि दूसरे विश्व युद्ध की असली कहानी समझ सकें। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि इतने बड़े युद्ध अचानक एक धमाके के साथ शुरू होते हैं, पर सच तो ये है कि उसके बीज दरअसल दशकों पहले ही बो दिए गए थे। और हाँ, हमारी इस चर्चा का मकसद सिर्फ तारीखें रटना या युद्ध के मैदान गिनाना नहीं है। हम उस क्यों को डिकोड कर रहे हैं जिसके चलते पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया। बिल्कुल।
तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से इसकी नींव पड़ी, यानी प्रथम विश्व युद्ध का अंत। इन नोट्स को देखते हुए सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि 1919 की वर्साइल्स की संधि ने ही अगले युद्ध की पटकथा लिख दी थी। मतलब जर्मनी में इस शांति समझौते को एक राष्ट्रीय कलंक माना गया था। और इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी स्प्रिंग को उसकी क्षमता से बहुत ज्यादा दबा दिया जाए। जब किसी देश पर इस तरह के असहनीय आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध थोपे जाते हैं तो वो दबी हुई स्प्रिंग पूरी ताकत से वापस उछलने के लिए तैयार रहती है। वही हुआ ना? एकदम सही कहा। और इसके बाद 1929 की विश्व आर्थिक मंदी ने तो हालात और भी खराब कर दिए। चारों तरफ भयानक बेरोजगारी और भुखमरी थी, जिससे जनता पूरी तरह हताश हो चुकी थी। और यही वो हताशा थी जिसने इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाहों को खड़ा किया। इन लोगों ने आम जनता को उनके पुराने गौरव को वापस लाने का सपना दिखाया। पर यहाँ इन दस्तावेजों में एक शब्द बार बार आता है, तुष्टीकरण की नीति या अपीजमेंट। ये क्या था? क्या इंग्लैंड और फ्रांस डरकर हिटलर की हर बात मान रहे थे? इसको एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। जैसे स्कूल में कोई बुली किसी का टिफिन छीन रहा हो और ये सोचकर उसे टिफिन दे दिया जाए कि शायद कल वो परेशान नहीं करेगा। 1938 के म्यूनिक समझौते में इंग्लैंड और फ्रांस ने ठीक यही किया था। शांति बनाए रखने के चक्कर में उन्होंने हिटलर की हर मांग मान ली। ओह वाओ, तो उन्हें लगा कि बात वहीं खत्म हो जाएगी। हाँ, पर बुली की भूख तो हमेशा बढ़ती ही है ना। यस। इस नीति ने युद्ध को टाला नहीं, बल्कि उन फांसीवादी ताकतों को ये संदेश दे दिया कि वो जो चाहें कर सकते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। सही बात है। और इसी म्यूनिक समझौते की विफलता का नतीजा था 1 सितंबर 1939, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। लेकिन एक चीज जो हमेशा हैरान करती है वो ये कि नोट्स में 1939 से 1940 के बीच के समय को फोनी वॉर या नकली युद्ध कहा गया है। मतलब युद्ध की घोषणा तो हो चुकी थी, पर कई महीनों तक कोई बड़ी लड़ाई हुई ही नहीं। ये सन्नाटा क्यों था? दरअसल ये एक रणनीतिक ठहराव था। पश्चिमी मोर्चे पर इंग्लैंड और फ्रांस कोई भी आक्रामक कदम उठाने से बच रहे थे। उन्हें अभी भी प्रथम विश्व युद्ध के उस भयानक विनाश की याद थी और वो डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अभी भी कोई कूटनीतिक हल निकल आए। पर ये शांति तो सिर्फ एक भ्रम थी ना। उसके बाद तो दुनिया जैसे आग के हवाले हो गई। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करके अमेरिका को इस युद्ध में खींच लिया। और फिर 1942 का स्टालिनग्राद का युद्ध, जहां से जर्मनी के पतन की शुरुआत मानी जाती है। पर स्टालिनग्राड ही क्यों? वहां ऐसा क्या बदला? स्टालिनग्राड में ना जर्मन सेना का जो अजय होने का घमंड था वो टूट गया था। और इसका कारण सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हिटलर ने रूस की उस जमा देने वाली सर्दी और अपनी लंबी होती सप्लाई लाइंस का बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया था। जब सेना ठंड और भूखमरी से ही मरने लगे तो कोई कैसे टिकेगा? वही तो। और हाँ, इन दस्तावेजों से ये भी साफ होता है कि इस पूरे महाविनाश के लिए सिर्फ हिटलर की नीतियां अकेली जिम्मेदार नहीं थी। सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ जो अनाक्रमण संधि की थी, यानी शुरुआत में एक दूसरे पर हमला ना करने का समझौता, उसने भी तो हिटलर को बिना किसी डर के पोलैंड पर हमला करने की छूट दी थी। ओह अच्छा, मतलब गलतियां दोनों तरफ से हुई थीं। खैर, 1945 में जापान पर परमाणु बॉम्ब गिरने के बाद ये विनाश रुका, पर जब तक धूल छानती, सत्ता का संतुलन तो पूरी तरह बदल चुका था। सदियों से चला आ रहा यूरोप का दबदबा अचानक ढह गया था। बिल्कुल। और अगर इन सारी घटनाओं को हम एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो पता चलता है कि आज की जो वैश्विक राजनीति है वो इसी युद्ध की देन है। यूरोप के कमजोर पड़ने से अमेरिका और सोवियत संघ दो नई महाशक्तियों के रूप में उभरे, जिसने पूंजीवाद बनाम साम्यवाद की उस वैचारिक लड़ाई को जन्म दिया जिसे हम शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहते हैं। हाँ, और इसी उथल-पुथल ने उस पुराने औपनिवेशिक ढांचे को भी तोड़ दिया। इसी के बाद तो भारत जैसे देश आजाद हुए और एक गुट निरपेक्ष आंदोलन सामने आया, यानी उन देशों का समूह जिन्होंने इन दोनों महाशक्तियों के किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वाह, ये तो काफी बड़ा बदलाव था। और सबसे बड़ा संस्थागत बदलाव था 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भविष्य में ऐसे किसी भी महाविनाश को रोका जा सके और विश्व शांति बनी रहे। तो इन सब दस्तावेजों को समेटते हुए हम यही समझ सकते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं था। ये स्वार्थ से भरी कूटनीति, दबी हुई नफरत और उन संधियों की विफलता का नतीजा था
जिन्होंने समस्याओं को सुलझाने के बजाय सिर्फ टाल दिया था। और यहीं से एक बहुत ही क्या ऐसा हो सकता है कि एक महायुद्ध को खत्म करने की कोशिश ही असल में उससे भी बड़े झगड़े की वजह बन जाए? बस यही वो सवाल है जो हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की असली जड़ों तक लेकर जाएगा। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है उन चिंगारियों से जिन्होंने धीरे धीरे पूरी दुनिया में आग लगा दी। क्योंकि ये युद्ध ना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, नहीं, ये तो सालों से सुलग रहे गुस्से और बेइज्जती का नतीजा था। सच पूछिए तो अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को सिर्फ एक शब्द में समझाना हो तो वो शब्द होगा रिवेंज, मतलब प्रतिशोध। ये बिल्कुल एक बदला लेने वाला युद्ध था और इसकी जड़ें, इसकी रूट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के तरीके में ही छिपी हुई थीं। और इस बदले की आग को सबसे ज्यादा हवा किसने दी? 1919 की वर्साई की संधि ने। कहने को तो ये एक पीस ट्रीटी थी, एक शांति समझौता, पर जर्मनी पर इतनी बेइज्जती भरी शर्तें थोप दी गईं, इतनी कि पूरे देश ने इसे एक नेशनल डिसग्रेस, एक राष्ट्रीय कलंक की तरह देखा। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जब एक पूरा देश बेइज्जती महसूस करता है ना, तो वहां हिटलर जैसे नेताओं के लिए जमीन अपने आप तैयार हो जाती है। लेकिन सिर्फ बेइज्जती काफी नहीं थी इस आग के लिए। सोच के देखिए, एक तरफ जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे डिक्टेटर्स पावर में आ रहे थे, दूसरी तरफ 1929 की आर्थिक मंदी ने पूरी दुनिया में बेरोजगारी और मायूसी फैला दी थी। इसी माहौल में ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियां हिटलर को खुश करने की कोशिश कर रही थी, जिसे कहते हैं तुष्टीकरण की नीति। और इन सब को रोकने के लिए जो संस्था बनी थी, राष्ट्रसंघ, वो तो बिल्कुल फेल साबित हो रही थी। तो ये सारे हालात मिलकर एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर तैयार कर रहे थे। बस एक चिंगारी की देरी थी और फिर 1 सितंबर 1939 को वो चिंगारी आखिरकार आग बन ही गई। हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। अब ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरे सिस्टम पर, उस पूरी व्यवस्था पर हमला था जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था। और बस इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। पोलैंड पर इस हमले ने ना पूरी दुनिया को एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अब बीच का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। देश बड़ी तेजी से दो ग्रुप्स में, दो खेमों में बंटने लगे। एक तरफ वो थे जो दुनिया का नक्शा ही बदल देना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो जो उन्हें रोकने के लिए तैयार खड़े थे। तो एक तरफ थे धुरी राष्ट्र, यानी एक्सिस पावर्स। इसमें थे जर्मनी, इटली और जापान, जो बस दूसरे देशों पर कब्जा करने की पॉलिसी पर चल रहे थे। और इनके खिलाफ कौन खड़ा था? मित्र राष्ट्र, यानी अलाइड पावर्स। शुरुआत में तो इसमें फ्रांस और ब्रिटेन थे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध फैलता गया, सोवियत संघ और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स भी इस टीम में आ गई। तो अब जब स्टेज सेट हो चुका था, सारे प्लेयर्स अपनी अपनी जगह पे थे, तो चलिए अब देखते हैं उन कुछ इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स को, उन घटनाओं को जिन्होंने ना सिर्फ इस युद्ध का बल्कि आने वाली कई जनरेशंस का फ्यूचर डिसाइड कर दिया। कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ी। 1939 में जर्मनी ने चिंगारी लगाई। 1941 आते आते ये आग पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, खासकर जब जापान के पर्ल हार्बर अटैक ने अमेरिका को भी इस जंग में कूदने पर मजबूर कर दिया। फिर आया 1942 का साल और स्टालिनग्राड की लड़ाई। ये था वो टर्निंग पॉइंट जहां हिटलर की अजेय सेना पहली बार बुरी तरह हारी। और बस यहीं से अंत की शुरुआत हुई, जो 1945 में जर्मनी और जापान के सरेंडर पर जाकर ही रुकी। दिसंबर 7, 1941, इसे हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो तारीख है जिसने युद्ध का पूरा इक्वेशन ही बदल दिया। जापान ने सोचा कि अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक हमला करके वो उसे डरा देंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस अटैक ने एक सोते हुए शेर को जगा दिया और अमेरिका अपनी पूरी ताकत से युद्ध में उतर गया। अब चलते हैं पूर्वी मोर्चे पर। यहां स्टालिनग्राद की लड़ाई इतिहास की सबसे क्रूर, सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। सोवियत सेना ने जैसा प्रतिरोध दिखाया, जैसी टक्कर दी, उसने हिटलर की सेना की कमर ही तोड़ दी। ये एक ऐसी हार थी जिसने सच में युद्ध का पासा ही पलट दिया। यहीं से जर्मन सेना का पतन शुरू हो गया। तो जब बंदूकें शांत हुईं, धुआं छटा, तो दुनिया ने एक राहत की सांस जरूर ली। लेकिन इस युद्ध की राख से जो नई दुनिया निकल कर आई ना, वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। ताकत का पलड़ा पूरी तरह से बदल चुका था। एक नए वैश्विक क्रम की शुरुआत हो रही थी। सबसे पहले इसकी कीमत को समझना होगा। हम यहां सिर्फ नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए, करोड़ों जानें चली गईं, सैनिक भी, आम लोग भी। पूरे के पूरे शहर मलबे का ढेर बन गए थे। ये इंसानियत के इतिहास पर एक ऐसा गहरा जख्म था जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। इस युद्ध का जो सबसे बड़ा नतीजा निकला ना, वो ये था कि सदियों से चली आ रही यूरोपीय ताकतों की बादशाहत खत्म हो गई। ब्रिटेन और फ्रांस अब बहुत कमजोर हो चुके थे। उनकी जगह दुनिया को दो नई महाशक्तियां मिली, अमेरिका और सोवियत संघ।
और इन दोनों की बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं, एक तरफ पूंजीवाद, दूसरी तरफ साम्यवाद, ने दुनिया को अगले 50 सालों के लिए एक नए संघर्ष, शीत युद्ध की आग में धकेल दिया। इसी कमजोरी का एक और साइड इफेक्ट हुआ, साम्राज्यवाद का अंत। जो यूरोपीय देश अपनी कॉलोनियों पर, अपने उपनिवेशों पर मजबूती से पकड़ बनाए हुए थे, वो अब इतने टूट चुके थे कि उनके पास ताकत ही नहीं बची थी। और इसका सीधा फायदा किसे मिला? भारत जैसे कई एशियाई और अफ्रीकी देशों को। उन सब ने अपनी आज़ादी हासिल की। सही मायनों में एक युग का अंत हो रहा था और एक नई आज़ाद दुनिया पैदा हो रही थी। इतनी बड़ी तबाही के बाद पूरी दुनिया एक बात पर तो सहमत थी, फिर कभी नहीं। राष्ट्रसंघ तो फेल हो चुका था, इसलिए एक ज्यादा मजबूत संगठन की जरूरत थी। बस इसी सोच के साथ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की नींव रखी गई। उम्मीद बस यही थी कि यह भविष्य में दुनिया को ऐसी त्रासदियों से बचा पाएगा। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इतिहास के सबसे भयानक त्रासदी के इतने सालों बाद क्या हम सच में कह सकते हैं कि दुनिया ने वाकई कोई सबक सीखा है? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे आज के फैसले